चलिए इसे समझते हैं। आज हमारे सामने भारतीय राजनीति और संविधान से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ तैयारी वाली किताब हैं। और आज का जो हमारा मिशन है वो है भारतीय संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना को महसूस करना और फिर कुछ बहुत ही खास अनुसूचियों की गहराइयों में उतरना। बिल्कुल। और हम खास तौर पर 3 अनुसूचियों पर ध्यान देंगे, 8वीं, 10वीं और 11वीं। अच्छा। सुनने में ये शायद सिर्फ नंबर लगे, लेकिन ये तीनों भारतीय लोकतंत्र के 3 अलग-अलग लेकिन मैं कहूंगी बेहद जरूरी पहलुओं को छूती हैं। कौन कौन से पहलू? हमारी भाषा की विविधता, हमारी राजनीति की स्थिरता और हमारे शासन की जो जमीनी हकीकत है वो। तो एक तरह से हम संविधान के क्यों, क्या और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कह सकते हैं। प्रस्तावना हमें क्यों का जवाब देगी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहता है, और ये अनुसूचियां हमें कैसे का रास्ता दिखाएंगी। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा या पहचान पत्र भी कहा जाता है। हमारे नोट्स कहते हैं कि इसकी कहानी 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। हाँ, जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। राइट। और ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये आजाद भारत का एक सपना था, एक विजन डॉक्यूमेंट था। इसमें बताया गया था कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा देश जहां सत्ता लोगों के हाथ में हो। हाँ, जहां सबको न्याय और आजादी मिले। और इसी विजन को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। और इसकी शुरुआती भाषा भी बहुत शक्तिशाली है। हम भारत के लोग, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, जहां भी शुरुआत वी द पीपल से होती है। हाँ, वी द पीपल से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा है ना? बहुत गहरा। ये 3 शब्द इस बात का ऐलान करते हैं कि भारत में सर्वोच्च शक्ति संसद या सरकार या अदालत नहीं, बिल्कुल, बल्कि भारत की जनता है। बिल्कुल। संविधान को बनाने और उसे अपनाने की शक्ति जनता से ही मिली है। ये लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। इसके बाद प्रस्तावना भारत के चरित्र को परिभाषित करती है, एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे नोट्स में इस बात पर खास निशान लगा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। सही पकड़ा है। इन्हें बाद में जोड़ा गया और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, बिल्कुल। यह भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए ये 2 शब्द और साथ में अखंडता शब्द भी प्रस्तावना में जोड़ा गया। अच्छा, अखंडता भी? जी। और यह संशोधन इतना बड़ा और व्यापक था कि कई लोग इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ। समाजवादी शब्द जोड़ने का मतलब था कि भारत गरीबी और असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। बिल्कुल। तो ये तो हुआ देश का चरित्र, लेकिन प्रस्तावना यही नहीं रुकती। ये देश के नागरिकों के लिए कुछ वादे भी करती है। हमारे स्रोत इसे 4 स्तंभों के रूप में बताते हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जब प्रस्तावना न्याय की बात करती है तो वो सिर्फ कानूनी न्याय नहीं है, मतलब वो सामाजिक न्याय की बात करती है, यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। वो आर्थिक न्याय की बात करती है, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय भी, यानी हर किसी को वोट देने और चुनाव लड़ने का हक हो। बिल्कुल। और स्वतंत्रता का मतलब भी सिर्फ घूमने फिरने की आजादी नहीं है। हमारे नोट्स में साफ लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, ये आपका निजी अधिकार है। और फिर आती है समता यानी इक्वालिटी। ये भी 2 स्तरों पर है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। इसका मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। और इन तीनों को जो चीज एक साथ बांधती है वो है बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। यानी हम सब एक देश के नागरिक के तौर पे एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। तो प्रस्तावना एक तरह से हमारे संविधान का क्यों है, हमारा नॉर्थ स्टार जो हमें दिशा दिखाता है कि हमें एक देश के तौर पर कहाँ जाना है। सही। लेकिन ये सब होगा कैसे, जमीन पर कैसे उतरेगा? यहीं पर अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स तस्वीर में आती हैं। हाँ, जो इसका
कैसे बताती हैं। ये संविधान की प्रैक्टिकल वर्क लिस्ट है। क्या बात है, प्रैक्टिकल वर्क लिस्ट, बहुत अच्छा तरीका इसे समझने का। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, आज 12 हैं। हर अनुसूची संविधान के किसी खास हिस्से को और ज्यादा विस्तार से समझाती है। तो आज की चर्चा के लिए चलिए 8वीं अनुसूची से शुरू करते हैं, जो भाषाओं से जुड़ी हुई। हाँ, हमारे देश में तो कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो ये अनुसूची तो भारत की आत्मा से सीधे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। जब संविधान लागू हुआ तो इसमें कितनी भाषाएं थीं? तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अच्छा, 14 से 22। हाँ, ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, ये समय के साथ बदलता है और देश की और ज्यादा आवाज़ों को और संस्कृतियों को अपने में शामिल करता है। तो ये जो 14 से 22 का सफर है, ये कैसे तय हुआ? क्या इसके पीछे कोई खास सोच थी? मतलब सिर्फ एक लिस्ट बढ़ाने की बात थी, या इसका कोई गहरा सांस्कृतिक और राजनीतिक मतलब भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ लिस्ट बढ़ाना नहीं है। किसी भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। ओके। सरकार उस भाषा के विकास के लिए काम करती है, छात्र उस भाषा में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं दे सकते हैं। और संसद के सदस्य उस भाषा में बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये उस भाषा को बोलने वाले पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़े सम्मान और अधिकार की बात है। तो ये बाकी की 8 भाषाएं कब और कैसे जुड़े? हमारे नोट्स में इसका पूरा क्रम दिया गया है। सबसे पहले 1967 में 21st संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 में? हाँ, फिर एक लंबा गैप आया और 1992 में 71st संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को एक साथ जोड़ा गया। और सबसे हालिया जो बढ़ोतरी हुई वो 2003 में हुई थी, जिसमें 4 भाषाएं शामिल की गईं। जी हाँ, 2003 में 92वें संशोधन के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ये दिखाता है कि कैसे देश के अलग अलग कोनों से उठी आवाजों को संविधान में जगह मिली। ये भारत की विविधता का जश्न मनाने का एक संवैधानिक तरीका है। तो ये तो हुई भारत की पहचान और उसकी आवाजों की बात। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे सत्ता के खेल से जुड़ा है, 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। हाँ, जिसे हम आम भाषा में दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ये नाम सुनते ही राजनीति की कई तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। बिल्कुल। इस अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा। इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। 70 और 80 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा बहुत मशहूर हो गया था। हाँ, मैंने सुना है। यह उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होता था जो चुनाव किसी एक पार्टी के टिकट पर जीतते थे और फिर मंत्री पद या पैसे के लालच में फटाफट दूसरी पार्टी में चले जाते थे। और इससे सरकारें बहुत अस्थिर हो गई थीं। बहुत ज्यादा। तो ये कानून उस आया राम गया राम वाली राजनीति पर लगाम कैसे लगाता है? मतलब इसके तहत किसी सदस्य को अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड कैसे ठहराया जा सकता है? इसके मुख्य रूप से 2-3 आधार हैं। पहला, अगर कोई चुना हुआ सदस्य अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वो जीता है। ठीक है। दूसरा, अगर वो सदन में वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के निर्देश, जिसे विप कहते हैं, के खिलाफ वोट करे या वोटिंग में हिस्सा ही ना ले। और तीसरा भी है कोई? हाँ, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। और इन सब मामलों में आखिरी फैसला कौन लेता है? कोई जज या चुनाव आयोग? नहीं, यहीं पर एक पेंच है। इस मामले में सदन का अध्यक्ष यानी स्पीकर या चेयरमैन फैसला लेता है। अच्छा, स्पीकर। हाँ, और उनका फैसला एक ट्रिब्यूनल की तरह माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और विवादास्पद बात है जो हमारे स्रोतों में भी बताई गई है। और वो क्या है? कानून ये तो बताता है कि फैसला स्पीकर लेंगे, लेकिन ये नहीं बताता कि उन्हें कितने समय के अंदर ये फैसला लेना होगा। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं। अरे, ये तो कानून की आत्मा पर ही सवाल उठाता है। मतलब एक तरफ आप दल बदल रोकने के लिए कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा लूपहोल छोड़ देते हैं जिससे वो बेअसर हो सकता है। बिल्कुल। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई उदाहरण है कि इस देरी का असल में क्या असर हुआ है? बिल्कुल, कई बार ऐसा देखा गया है कि अयोग्यता की याचिकाएं स्पीकर के पास महीनों बल्कि सालों तक पड़ी रहती हैं। सालों तक? हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि जो सदस्य शायद अयोग्य घोषित हो जाना चाहिए था, वो सरकार के पक्ष में महत्वपूर्ण वोटों में हिस्सा लेता रहता है, सरकार बचाता रहता है
और कानून का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। और जब तक फैसला आता है तब तक या तो सदन का कार्यकाल ही खत्म हो चुका होता है या फिर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके होते हैं। लेकिन इसमें बचाव का रास्ता भी तो है ना? अगर कोई एक दो सदस्य नहीं बल्कि पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ही दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो? हाँ, इसे विलय यानी मर्जर का प्रावधान कहते हैं। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए राजी हो जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। अच्छा, 2/3? हाँ, इसके पीछे की सोच ये है कि ये व्यक्तिगत लालच नहीं बल्कि एक सामूहिक राजनैतिक फैसला माना जाएगा। हालांकि इस पर भी बहस होती है कि क्या यह बड़े पैमाने पर दल बदल को कानूनी जामा पहनाने का एक तरीका है। बहुत दिलचस्प। तो 8वीं अनुसूची ने हमें भारत की पहचान से मिलाया, 10वीं ने सत्ता के खेल को नियंत्रित करने की कोशिश की। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची पर, पंचायती राज। हाँ, जो सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे भारत के गांवों तक ले जाती है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने वाला एक क्रांतिकारी कदम था। इसे 1992 में 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। 1992 में? हाँ, इसने पंचायती राज संस्थाओं को यानी हमारी ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया। हमारे नोट्स में लिखा है कि इसका सीधा संबंध संविधान के अनुच्छेद 40 से है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो क्या ये पहले से ही हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था? लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, जो कि सरकार के लिए एक सलाह की तरह थे, अनिवार्य नहीं थे। कई राज्यों ने पंचायतें बनाई, लेकिन उनके पास न तो कोई असली शक्ति थी और न ही पैसा। 73वें संशोधन ने उस सलाह को एक संवैधानिक हकीकत में बदल दिया। इसने एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर? बिल्कुल, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद। और हमारे नोट्स में एक और बहुत जरूरी बात लिखी है। इस संशोधन ने सिर्फ पंचायतें नहीं बनाई, इसने सत्ता के समीकरण को भी बदला। इसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी अनिवार्य कर दिया। सही। ये तो सिर्फ सत्ता को गांव तक ले जाना नहीं हुआ, ये तो सत्ता का चेहरा ही बदलना हुआ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इसका सबसे परिवर्तनकारी पहलू था। इसने लाखों महिलाओं को, जो शायद कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें अपने गांव की सरपंच और पंच बनाया। हाँ, इसने सत्ता के केंद्र ही बदल दिए और पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया गया, उन्हें असली काम और शक्तियां भी दी गईं। हाँ, इसी 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 कामों की एक लिस्ट दी गई है। हाँ, 29 कार्यात्मक विषय। और ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है, ये वो काम है जो सीधे गांव के लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे कि? सोचिए, एक गांव की पंचायत ये फैसला कर रही है कि उनके यहाँ का तालाब गहरा होगा या नहीं, यानी लघु सिंचाई। बच्चों के स्कूल में नया कमरा बनेगा या नहीं, यानी शिक्षा। गांव की सड़क पक्की होगी या नहीं, ग्रामीण आवास। हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा या नहीं, मतलब पेयजल। बिल्कुल, इस लिस्ट में तो कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, मछली पालन, लघु उद्योग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और महिला एवं बाल विकास जैसे विषय भी हैं। सही। ये वो फैसले हैं जो दिल्ली या लखनऊ में बैठे किसी अफसर के बजाय गांव के लोग चौपाल पर बैठकर खुद ले रहे हैं। यही इस अनुसूची की असली ताकत है। ये वो लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर तक ले जाती है, जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने प्रस्तावना से शुरू किया, जो एक आदर्श है, एक सपना है, और फिर 3 अनुसूचियां देखी जो सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करती हैं। हाँ, और अगर आप इन तीनों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। 8वीं अनुसूची भारत की पहचान को स्वीकार करती है और उसका सम्मान करती है, हमारी भाषाई विविधता को संजोती है। 10वीं अनुसूची सत्ता के खेल को नियंत्रित करने और उसमें नैतिकता लाने की कोशिश करती है। और 11वीं अनुसूची उसी सत्ता को उसके असल मालिकों यानी जनता के हाथों तक पहुंचाती है। वाह, यह पहचान, नियंत्रण और विकेंद्रीकरण का एक शक्तिशाली त्रिकोण है जो हमारे लोकतंत्र की मशीनरी को चलाता है। बिल्कुल। प्रस्तावना हमें लक्ष्य देती हैं और ये अनुसूचियां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के कुछ रास्ते और नियम बताती हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान
केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक जिंदा साधन है जो लगातार विकसित हो रहा है। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। इनमें से एक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। आज के सोशल मीडिया, सूचना और दुष्प्रचार के युग में एक नागरिक के रूप में इस संवैधानिक कर्तव्य को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे निभाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।